तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। भरतपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पर कार और बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में दंपत्ति की मौत हो गई है और एक बच्चे की भी जान गई है। हादसे में दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। ये बड़ी खबर आपको बता दें, धौलपुर भरतपुर स्टेट हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तो कार और बाइक की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई है। दीपक हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपक, क्या जानकारी हादसे को लेकर? देखिए अभिषेक, रक्षाबंधन का त्योहार है आज, तो सभी लोग जो है सड़कों पर लोगों की आवाजाही लगी हुई थी। इसी दौरान एक जो बाइक थी वो धौलपुर की तरफ से भरतपुर की तरफ आ रही थी, तभी भरतपुर की तरफ से जा रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इसी दौरान दोनों पति पत्नी सहित 5 माह के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। रूपबाग थाना क्षेत्र के धौलपुर भरतपुर नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे की ये घटना है। जैसे ही घटना की जानकारी रूपबाग थाना पुलिस को मिली, मौके पर पहुंची, घायलों को जो है अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन तीनों ही जो घायल थे उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। फिलहाल जो है तीनों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जो पुलिस है वो मोटरसाइकिल के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनके आधार पर शिनाख्ती के प्रयास कर रही है। प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि जो लोग थे उन सामान था तो ससुराल से जो है वो वापस लौट रहे थे, भरतपुर की तरफ जा रहे थे, लेकिन पूरे मामले में अभी तीनों की जो शिनाख्ती नहीं है कि कहाँ के रहने वाले हैं। कार चालक था वो कार को छोड़ करके फरार हो गया और फिलहाल कार थी उसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। और टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोनों कार और बाइक दोनों के ही परखच्चे उड़ गए। आसपास में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। दुर्घटना को देखकर के सभी लोग सहम गए, क्योंकि 2 पति पत्नी और 5 माह के बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है। तो एक ही परिवार के ये तीनों लोग थे। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि ये कहां से आ रहे थे और कहां के रहने वाले हैं, कहां जा रहे थे, और जो कार चालक है उसकी लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ, उसकी भी पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। चलिए बिल्कुल दीपक, तो एक दर्दनाक हादसा सामने आया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चूरू के सुजानगढ़ से यह बड़ी खबर है जहां पर कुंड में मां और बेटी डूब गई। दोनों की मौत हो गई है। बेटी को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ। सुजानगढ़ के चरला गांव में यह हादसा हुआ। यह बड़ी खबर आपको बता दें चूरू के सुजानगढ़ से, जहां पर एक मां और बेटी की डूबने की वजह से मौत हो गई है। कुंड में बच्ची को बचाने के चक्कर में मां भी डूब गई और दोनों की कुंड में डूबने की वजह से मौत हो गई है। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर प्रदेश भर में शोक का माहौल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया गया। मंत्रिपरिषद ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। यूपी के पूर्व सीएम और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के सम्मान में प्रदेश में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। 23 अगस्त को राजस्थान में सरकारी अवकाश घोषित हुआ है। सोमवार को सरकारी कार्यालयों के ध्वज आधे झुके रहेंगे। 2 दिनों तक प्रदेश में कोई राजकीय समारोह आयोजित नहीं होंगे। 23 अगस्त को राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। आपको बता दें कि पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार सोमवार को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में होगा। शनिवार रात 9 बजे लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया था। तो कल्याण सिंह के निधन पर बीजेपी में शोक की लहर दौड़ गई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कल्याण सिंह को राम मंदिर निर्माण के अग्रणी कार्यकर्ता के तौर पर याद किया। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह का जाना करोड़ों राम भक्तों के लिए क्षति है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उन्हें जनता का गवर्नर बताया, क्योंकि राजस्थान का राज्यपाल रहते हुए कल्याण सिंह ने महामहिम कहने की परंपरा बंद करवा दी थी। कल्याण सिंह जी, आज उनके जाने से उनको दुख का एहसास होना स्वाभाविक है। राजस्थान के भी वो राज्यपाल रहे और मैं सोचता हूं उन्होंने कई ऐसे मापदंड कायम किए। ऐसे बिरले राजनेताओं में थे जो जमीन पर भी उतने ही थे और रणनीतिक कौशल में भी, बुद्धि चातुर्य में भी
और एक सफल राजनेता के सारे गुण कल्याण सिंह जी में थे। उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जाति से आने के बावजूद भी उन्होंने जाति के स्वाभिमान को भी अक्षुण्ण रखा। तो यूपी के पूर्व सीएम और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लखनऊ पहुंचे। पीएम ने उनके आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और कई गणमान्य लोगों ने कल्याण सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित किए। सोमवार को उन्हें अलीगढ़ में अंतिम विदाई दी जाएगी। नहीं रहे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। शनिवार रात लखनऊ में कल्याण सिंह ने ली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने लखनऊ जाकर कल्याण सिंह आंदोलन के पुरोधा और यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी दलों के नेता और उनके समर्थक उमड़ पड़े। श्रद्धांजलि देने के लिए रविवार को खुद पीएम मोदी भी लखनऊ पहुंचे। पीएम मोदी ने कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें याद किया। अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था, उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया। जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल्याण सिंह के जाने को बीजेपी के लिए अपूरणीय क्षति बताया। ये बड़े दुख की बात है कि आज कल्याण सिंह जी हम सब के बीच में नहीं रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके जाने से एक बहुत बड़ी रिक्तता बनी है और एक लंबे समय तक ये रिक्तता को भर पाना मुझे संभव नहीं लगता है। कल्याण सिंह को लखनऊ में श्रद्धांजलि देने वालों में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। सभी ने कल्याण सिंह को अपने अपने तरीके से याद किया। कभी नेता के रूप में अपने साथ उनकी भूमिका को देखा है मैंने, कभी बड़े भाई के रूप में उनकी भूमिका को देखा है और कभी मित्र के रूप में भी उनकी भूमिका को देखा है। अब हमारे बीच में नहीं रहे, मैं तहे दिल अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बता दें कि यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह 2 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने शनिवार को 89 साल की उम्र में लखनऊ में अंतिम सांस ली। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। वे बीजेपी के यूपी में पहले मुख्यमंत्री भी थे। 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे में से एक थे। मैं उस समय पार्टी का अध्यक्ष था और वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे। और जब उन्होंने ये घोषणा की कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं कार सेवकों पर गोली नहीं चलाऊंगा, उससे उनका कद भी बहुत ऊंचा उठा और लोगों के मन में ये बात आई कि ये सिद्धांत प्रिय व्यक्ति है। अब कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ अलीगढ़ में सोमवार को किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो कल्याण सिंह का जाना राजनीतिक जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी कड़ी में मशहूर उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल सीएम गहलोत से मिलने के बाद प्रदेश में 19,000 करोड़ रुपए निवेश करने जा रहे हैं। मरुधरा में निवेश को आकर्षित हुए उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल को खींच लाई मरुधरा की मिट्टी। HMEL करेगी 19,000 करोड़ का निवेश। राजस्थान के चूरू में जन्मे भारतीय मूल के मशहूर उद्योगपति और स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल ने जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात की। मित्तल ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी एक पावर सेक्टर कंपनी मित्तल एनर्जी लिमिटेड प्रदेश में 45,000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क लगाना चाहती है।
इस पर 19,000 करोड़ रुपए निवेश की योजना है। हाल ही में राजस्थान में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गहलोत सरकार ने कवायद शुरू की है। सरकार निवेशकों की समस्या का समाधान कर उन्हें निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रही है। गहलोत सरकार के नेतृत्व में कई और भी बड़ी कंपनियां, उद्योगपति और निवेशक राजस्थान में दिलचस्पी ले रहे हैं। विश्व के 91वें सबसे धनी व्यक्ति लक्ष्मी मित्तल राजस्थान के चूरू जिले के सादुलपुर के रहने वाले हैं। मित्तल LNM नामक उद्योग समूह के मालिक हैं। सीएम गहलोत से मुलाकात के बाद मित्तल जयपुर से रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि मित्तल गहलोत की मुलाकात राजस्थान के निवेश के साथ विकास के नए द्वार खोलेगी। दीपक, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। शिकायत निवारण के संपर्क पोर्टल पर पारदर्शी व्यवस्था के बीच 98% जनता की शिकायतों का निस्तारण हुआ है। शिकायत के निपटारे के मामले में प्रदेश का धौलपुर जिला अव्वल है। वहीं दौसा, बारा, प्रतापगढ़ और भरतपुर जिलों में भी शिकायतों का जल्द निपटारा हुआ है, जबकि फिसड्डी जिलों में जालौर सबसे ऊपर है। इसके बाद डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा का नंबर आता है। हाल ही में केंद्रीय सचिव ने राजस्थान में संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निवारण की समीक्षा की थी, जिसमें उन्होंने कई मोर्चों पर डिस्पोजल अच्छा होने पर तारीफ की थी। आपको बता दें कि शिकायत पोर्टल के ये आंकड़े 15 अगस्त 2017 से 22 जुलाई 2021 तक लिए गए हैं। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अफगानिस्तान के समर्थन में बयानबाजी करने वाले नेताओं पर निशाना साधा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो सेक्युलरिज्म के शूरमा बनते थे वो मुंह में क्यों दही जमाकर बैठे हैं। तालिबान का उदय भारत की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी सांसद से बात की हमारे संवाददाता राजीव तिवारी ने। देखिए, तालिबान का जिस प्रकार से उदय हुआ है वो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें संपूर्ण क्षेत्र के लिए सुरक्षा की दृष्टि से एक चुनौती है। परंतु उस चुनौती से अधिक बड़ी चुनौती ये है कि भारत में एक से बढ़कर एक लोग, चाहे समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क हों, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी, या शायर मुनव्वर राणा, या असदुद्दीन ओवैसी, या महबूबा मुफ्ती, अरे बहुत साफ दिख रहा है। मतलब शायर हो या सांसद, सियासतदां हो या मजहबी आलिम फाजिल, जो भी कहिए, ये सबके मुंह से एक ही प्रकार की जो बात निकल रही है, ये कहीं ना कहीं घोर चिंता का विषय है। और मैं यह भी कहना चाहूँगा, ये उनसे ज़्यादा बड़ा चिंता का विषय उन लोगों के लिए है जो तथाकथित सेकुलरिज्म के सूरमा बनते थे। आज वो सब अपने मुंह में दही जमाकर क्यों बैठ गए। ये दर्शाता है कि अपनी निहित राजनीतिक स्वार्थ में भारत विरोधी ही नहीं, विश्व के लिए इतनी बड़ी चुनौती बनी कट्टरवादी शक्तियों के भी मौन समर्थन के लिए जो ये सोच रहे हैं कि तालिबान के समर्थन से उन्हें कुछ हासिल हो जाएगा। तो एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, किस आधार पे सोच रहे हैं? मजहबी आधार पे। तो अफगानिस्तान में तो एक ही मजहब के लोग हैं, फिर किस बात की मारकाट है। और अगल बगल के जितने भी देश हैं, चाहे ताजिकिस्तान हो, चाहे तुर्कमेनिस्तान हो, चाहे टर्की हो, चाहे पाकिस्तान हो, वहाँ भी 99%, 95%, 98% उसी मजहब के लोग हैं। क्यों नहीं एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं? गजब का बंधुत्व है। और याद रखें कि आप ये सोचें कि ये खिलाफत करके आप कुछ हासिल कर लेंगे और अपना भविष्य यानी मुस्तकबिल बचा लेंगे, तो उस पर सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहूँगा कि बड़े प्रसिद्ध शायर हैं और वो उन लोगों के भी बड़े लोकप्रिय थे, उन लोगों को भी बहुत प्रिय थे। उन्हीं की पंक्ति सही होती है कि अगर हैं खिलाफ तो खिलाफ होने दो, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। पर याद रखिए, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो उन्हें यह सीख याद रखनी चाहिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा की।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की। मरुधरा की जनता का आशीर्वाद मिलने से गदगद बीजेपी अगले चुनाव में बड़ी जीत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अगुवाई में हुई यात्रा में बीजेपी ने मोदी सरकार के कामकाज को लेकर जनता से फिर से आशीर्वाद मांगा। देखिए बाबूलाल धायल की ये स्पेशल रिपोर्ट। पार्टी का कमल खिला। अब भी जो चुनाव हो रहे हैं इसमें कमल भारतीय जनता पार्टी का ही खिलने वाला। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी का मकसद 2023 के लिए सियासी मैदान तैयार करना है, लेकिन मौजूदा पंचायत चुनाव से ठीक पहले हुई इस यात्रा ने पार्टी में जोश भर दिया है। कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर पार्टी महासचिव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस पंचायत चुनाव में भी बड़ी जीत का दावा किया। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की बात कही है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ और मीडिया भी इसको नोट कर रहा है कि 2023 में इस टीम राजस्थान के नेतृत्व में 3/4 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अलवर से अजमेर तक की जन आशीर्वाद यात्रा के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश बीजेपी की तारीफ की, तो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के लिए उत्साहित होना लाजमी है और वे उसका दूरगामी परिणाम देखते हैं। राजनीतिक तौर पर उसके सियासी मायने कोई कुछ भी लगाए, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक स्फूर्ति का संचार हुआ। राजस्थान की जनता जो पिछले 2.5 साल के कालखंड के शासन से, अशोक गहलोत के कांग्रेस पार्टी के शासन से त्रस्त है, उन मुद्दों को मुखरता मिली। 2023 में बीजेपी जीत के बड़े दावे कर रही है और इसके लिए पार्टी को अपने से ज्यादा उम्मीद प्रदेश की मौजूद सरकार के कमतर प्रदर्शन से है। भारतीय जनता पार्टी 2023 में 2/3 बहुमत के साथ और सत्ता पर काबिज होगी। कुल मिलाकर हमें भविष्य का एक साफ तौर पर दूरदृष्टि के नाते दिखाई देता है कि कांग्रेस पार्टी अब राजस्थान से मुक्त होगी। जन अभियानों से मजबूत हुई बीजेपी के लिए जन आशीर्वाद यात्रा की खासी अहमियत है। केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक कई यात्राओं ने पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में मदद की। अभी भी 39 केंद्रीय मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा लेकर निकले हैं, लेकिन भूपेंद्र यादव की अगुवाई में राजस्थान में हुई यात्रा सबसे सफल यात्रा मानी जा रही है। लेकिन इसके परिणाम के लिए 2023 के दिसंबर का इंतजार करना होगा। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, राजस्थान। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए रक्षकों का रक्षा वचन।